हेलो स्टूडेंट्स, हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्रेगमेंटेशन मोड की बात कर रहे थे, जिसमें हमने सिंपल मोड ऑफ फ्रेगमेंटेशन को स्टडी कर लिया कि किस प्रकार से होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है। अब हम बात करेंगे रिट्रो-डिल्स-एल्डर रिएक्शन की। रिट्रो-डिल्स-एल्डर रिएक्शन डिल्स-एल्डर रिएक्शन का रिवर्स होता है। डिल्स-एल्डर रिएक्शन क्या होती है? डिल्स-एल्डर रिएक्शन में ये एक साइक्लिक रिएक्शन है जिसमें दो अनसैचुरेटेड स्पीसीज आपस में रिएक्ट करके एक साइक्लिक ओलिफिन का फॉर्मेशन करती है। और रिट्रो-डिल्स-एल्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो साइक्लिक ओलिफिन है उसका क्लीवेज होता है और दो अनसैचुरेटेड स्पीसीज बनती है, जस्ट अपोजिट। तो this reaction is an example of multi-centered fragmentation which is characteristic of cyclic olefin। इसमें मल्टी सेंटर्ड फ्रेगमेंटेशन होता है, दैट मीन्स एक से अधिक फ्रेगमेंटेशन पॉसिबिलिटी होती है। इट इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ टू बॉन्ड्स ऑफ ए साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम के टू बॉन्ड्स का क्लीवेज होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू स्टेबल अनसैचुरेटेड फ्रेगमेंट्स इन विच टू न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, जिसकी वजह से दो स्टेबल अनसैचुरेटेड फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिनमें दो नए बॉन्ड भी बनते हैं जो कि पाई बॉन्ड होते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉट अकम्पनाइड बाय एनी हाइड्रोजन ट्रांसफर रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन में कोई भी हाइड्रोजन ट्रांसफर रीअरेंजमेंट नहीं होता। द चार्ज कैन बी कैरिड बाय एनी वन ऑफ द फ्रेगमेंट्स, और जो चार्ज सेपरेशन होता है वो दोनों में से किसी एक फ्रेगमेंट पर कैरी किया जाता है। द मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड और मोर कंजुगेटेड फ्रेगमेंट विच हैज ए लोअर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैरीज ए चार्ज। और चार्ज किस स्पीसीज के द्वारा कैरी किया जाएगा वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीसीज ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है और या फिर वो कंजुगेटेड फ्रेगमेंट रखती है या नहीं, क्योंकि उसी जो स्टेबल ज़्यादा होगी उसका ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल लोअर होगा, इसलिए वो स्पीसीज चार्ज कैरी करेगी। इन सिंपल सिस्टम द चार्ज इज कैरीड बाय ए डाइइन। तो जनरली डाइइन चार्ज कैरी करती है। और यहाँ पर आप इस तरह से समझ सकते हो कि यहाँ पर एक साइक्लिक ओलिफिन है जिसमें एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। जब इस पर इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है तो ये दो जगह से यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पर दो स्पीसीज बनती हैं, एक डबल बॉन्ड। यहाँ इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये बॉन्ड टूट के इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और ये बॉन्ड टूट के इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो एल्कीन बनती है और एक बनती है डाइइन। और जब डिल्स-एल्डर रिएक्शन होती है तो यहाँ पर साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है और जो डाइइन और ओलिफिन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करके एक साइक्लिक ओलिफिन का फॉर्मेशन करती है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन ट्रांसफर रीअरेंजमेंट की। द सिंपलेस्ट रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ ए हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल टू अनदर। दिस प्रोसेस आर वेरी कॉमन इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का। These involve intramolecular hydrogen transfer rearrangements in aliphatic hydrocarbons and aromatic compounds. Rearrangements involving the migration of groups heavier than hydrogen are called skeletal rearrangement process. अगर हाइड्रोजन एटम की जगह अगर हेवियर एटम का अगर रीअरेंजमेंट होगा तो उसे हम कहते हैं स्केलेटल रीअरेंजमेंट प्रोसेस। कंसिडर हाइड्रोजन ट्रांसफर फ्रॉम द ऑर्थो पोजिशन इन बेंजोइक एसिड प्रायर टू फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर हमें बेंजोइक एसिड दिया गया है और बेंजोइक एसिड की जो ऑर्थो पोजिशन है, ऑर्थो पोजिशन हम इसको बोलते हैं ऑर्थो, मेटा एंड पैरा।
तो ऑर्थो पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है जस्ट बिफोर द फ्रेगमेंटेशन, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन पर चला जाता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर एक सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है। इन हाइड्रोजन ट्रांसफर rearrangements generally a six-membered transition state is formed, but other transition state are also common। तो जनरली 6 मेंबर्ड रिंग बनती है ट्रांजिशन स्टेट में, लेकिन इसके अलावा भी और पॉसिबिलिटी भी पॉसिबल है। यहाँ पर आपको सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें हेलो एल्केन है, लॉन्ग चेन हेलो एल्केन। तो यहाँ पर जो है HX मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है और आपको एक फ्रेगमेंट आयन मिलता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑपरेट नॉट ओनली फ्रॉम द मॉलिकुलर आयन बट आल्सो फ्रॉम द फ्रेगमेंट आयन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जरूरी नहीं है कि मॉलिकुलर स्पीसीज या मॉलिकुलर आयन है उसी के द्वारा दी जाए, ये फ्रेगमेंट आयन के द्वारा भी दी जा सकती है। द पॉजिटिव चार्ज जनरली रिमेन्स ऑन द कार्बन कंटेनिंग फ्रेगमेंट, और जो चार्ज होगा वो कार्बन कंटेनिंग फ्रेगमेंट पे रहता है। एल्कोहल्स यूजली एलिमिनेट ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम द मॉलिकुलर आयन। तो अगर हेलो एल्केन रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन हैलाइड एलिमिनेट होगा, और अल्कोहल्स में अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो यहाँ पर वाटर आयन का सेपरेशन होगा। N-butyl and pentyl chlorides undergo hydrogen chloride elimination by the abstraction of alpha hydrogen atom by 1,3 mechanism। 1,3 mechanism में यहाँ सेपरेशन होता है N-butyl और N-pentyl chlorides में। The elimination of कीटीन बोलते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O को, is a characteristic fragmentation mode of N-alkyl amide and orthoacetates of phenol। कीटीन के द्वारा एलिमिनेशन रिएक्शन शो की जाती है एमाइड्स और ऑर्थो एसिटेट्स ऑफ फिनोल के द्वारा। इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स और इन सिस ओलेफिन्स द सब्स्टिट्यूएंट एंड ए हाइड्रोजन एटम कैन कम इन क्लोज अप्रॉक्सिमिटी सो एज टू एलिमिनेट ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और उनकी ऑर्थो पोजीशन पर अगर हाइड्रोजन कंटेनिंग जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है तो ये सिस ओलेफिन्स के द्वारा क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब एक दूसरे के निकट होने से इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो ये सिस और ट्रांस आइसोमर को विभेदित कर सकती है और ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड को मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर से डिफ्रेंशिएट कर सकती है। नेक्स्ट जो फ्रेगमेंटेशन मोड है वो है मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट आयन। दिस रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ ए बीटा बॉन्ड फॉलोड बाय ए गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर, जो कि आपको हमने इसे डिटेल में पढ़ लिया है। तो ये तो बात हो गई मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के की फीचर्स की। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इंडिविजुअल कंपाउंड की स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिटरमिनेशन किस प्रकार की जाती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की, और हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले बात करेंगे हम एल्केन, दैट मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, और किस प्रकार से इसके मास स्पेक्ट्रा को उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स के आधार पर हम एनालाइज करेंगे। सबसे फर्स्ट जो बात है वो है द रिलेटिव हाइट ऑफ द पेरेंट पीक डिक्रीजेज एज द मॉलिकुलर मास इंक्रीजेज इन द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे मॉलिकुलर मास इंक्रीज होता है तो जो पेरेंट आयन है उसकी पीक हाइट कम हो जाती है। Groups of peak in the mass spectrum are observed 14 mass unit apart. The most abundant peak correspond to CnH2n+1 ion। और दूसरा जो की फीचर है वो ये है कि मास जो हाइड्रोकार्बन है एल्केन्स, उसके मास स्पेक्ट्रम में जो पीक्स हैं उनके बीच में जनरली 14 मास यूनिट का
डिफरेंस पाया जाता है। और जो मोस्ट अबंडेंट पीक होती है वो जनरली जो पेरेंट आयन है उसकी होती है, वो होती है CnS2n+1 आयन की। द मोस्ट इंटेंस पीक आर ड्यू टू C3 and C4 आयन्स एट M/E43 एंड M/E57 रेस्पेक्टिवली। और जो मोस्ट इंटेंस पीक होती है वो जनरली 3 या 4 कार्बन कंटेनिंग आयन्स की वजह से होती है। देयर इज़ नो प्रिफर्ड चार्ज स्टेबलाइजेशन साइट टू फेवर एनी स्पेसिफिक क्लीवेज। यहाँ पर इन एल्केन्स में कोई स्पेसिफिक क्लीवेज नहीं पाया जाता कि पर्टिकुलर इस साइट पर बॉन्ड का क्लीवेज होगा। द पीक कॉरस्पॉन्डिंग टू CnS2n+1 आयन are also accompanied by CnS2n+ and CnS2n-1 ion in much less abundance। जो मोस्ट इंटेंस पीक होती है उसके साथ साथ लेस अबंडेंट पीक भी पाई जाती है कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन और एल्काइन की भी। यहाँ पर हमें डोडेकेन जो कि कार्बन 12 वाली एक एल्केन है उसका मास स्पेक्ट्रम दिया गया है। तो मास स्पेक्ट्रम की जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आयन द फ्रैगमेंट आयन formed depends upon the stability of the ion formed and also the stability of radical which is lost। ये दो चीज़ों फ्रैगमेंट आयन की स्टेबिलिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है कि जो आयन फॉर्म हुआ है और जो रेडिकल फॉर्म हुआ है उसकी स्टेबिलिटी क्या है। द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन हैज़ ऑर्डर एलाइलिक, देन टर्शरी, then secondary, then primary, then methyl radical, methyl carbocation। The stability of the free radical lost depends upon जो कार्बोकेटायन है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें पता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एलाइलिक कार्बोकेटायन, देन टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन मिथाइल कार्बोकेटायन। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये डिपेंड करता है द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट चेन सिंस इट अलाउज ग्रेटर डिस्पर्जल ऑफ द odd electrons। greater the dispersal of odd electron, greater is the stability of the free radical। तो जो लेंथ पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जल, और n ब्यूटाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन n प्रोपाइल फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर जो डिपेंड कर रहा है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी वो उसकी कार्बन संख्या पर डिपेंड कर रही है। तो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ईजियर द फॉर्मेशन। रेडिकल की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका बनना उतना ही ईजी होता है। और नेक्स्ट जो फैक्टर है वो ये है द नेचर ऑफ द फ्री रेडिकल वेदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और रेडिकल की स्टेबिलिटी इस पर भी डिपेंड करती है कि वो प्राइमरी रेडिकल है या सेकेंडरी रेडिकल है या टर्शरी रेडिकल है। अब हम बात करेंगे मास स्पेक्ट्रम ऑफ डोडेकेन के एक्सप्लेनेशन की। तो C4H9+ आयन यहाँ पर बेस पीक के रूप में है। मैंने आपको बताया था कि जनरली C3 और C4 आयन कार्बन कंटेनिंग जो आयन हैं वो इंटेंस पीक देते हैं। तो यहाँ पर बेस पीक जो है वो है C4H9+ आयन की वजह से। It is due to the formation of the most stable secondary carbonium ion and the elimination of the most stable secondary free radical। ये बेस पीक होने की जो वजह है वो ये है कि C4H9+ आयन मोस्ट स्टेबल सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बनाता है, और यहाँ पर जो फ्री रेडिकल का लॉस होता है वो भी एक मोस्ट स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल होता है। As expected, the peak are formed at 14 mass units apart with decreasing abundance। दूसरा जो की फीचर है वो ये है कि यहाँ पर जो पीक्स है उनमें जो सेपरेशन है वो 14 यूनिट अपार्ट्स हैं, एक दूसरे से 14 यूनिट का इनमें डिफरेंस है, और वो डिफरेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है। नेक्स्ट
द relative abundance goes on decreasing from m by 57 to 71 to 85 and so on. As expected, the molecular ion peak is much less intense. जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि जो मोलिकुलर आयन पीक होती है वो बहुत ही लेस इंटेंस होती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। अब ये तो बात हो गई। आज वी नोटिस स्मॉल पीक्स फॉर CnH2n-1 और यहाँ पर कुछ पीक और भी ऑब्जर्व हो रही है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज कि ये तो हो गई डोडेकेन की बात। अब नॉर्मल नॉन का मास स्पेक्ट्रम अगर ड्रॉ करें तो वो किस प्रकार से ड्रॉ किया जा सकता है।